और अब बारी है इस इलाके के सबसे बेहद ज्वलंत मुद्दों पर बात करने की। दुर्ग संभाग जिसका अपना एक बहुत शानदार राज ओवर टू यू कोमल। शुक्रिया तृप्ति। मैं चाहूँगी आप यहाँ आएँ और हमें ज्वाइन करें ताकि आगे सवालों के सिलसिले को बढ़ा सकें। और हमारे साथ में जुड़ रहे हैं गजेंद्र यादव जी जो विधायक हैं दुर्ग शहर से। और गजेंद्र यादव जी खूब चर्चा में रहते हैं, खूब चर्चा में रहते हैं अभी इस वक्त। हालांकि इसके पीछे की वजह भी उनसे जानेंगे और पूछेंगे भी, क्योंकि बहुत बड़ा काम हुआ है। अगर दुर्ग भिलाई में कोई स्टेडियम बीसीसीआई ने लिया तो ये गजेंद्र यादव जी ने पहल की और उसके बाद फिर सारी प्रक्रिया शुरू हुई, इसलिए खिलाड़ी काफ़ी चर्चा करते हैं आपकी, गजेंद्र यादव जी। और डोमन लाल कुर्सीवाड़े जी भी हमारे साथ में है, वारस विधायक हैं। डोमन लाल जी, आपसे मैं प्रश्न करना चाहूँगी, राजनीति में रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं, लेकिन डोमन लाल जी ने जब शुरुआत की तो उस वक्त राजनीति कैसी हुआ करती थी? आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे एक अवसर दिया है, मौका दिया है कुछ कहने का। और जिस तरह से पहले मैं शिक्षक की कार्य किया, मैंने अपने लाइफ में 38 साल तक नौकरी किया हूँ टीचरशिप का। और उसके बाद मैं माननीय स्वर्गीय ताराचंद साहू जी के निजी सहायक के रूप में मैंने काम किया। और धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के साथ मेरा लगाव भी हुआ, मैंने जुड़ा। और हमारे यशस्वी एक्स मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन जी ने मुझे एक अवसर दिया, मौका दिया, और मैं टीचर रहते हुए मुझे टिकट दी गई, तो एक सेवा का अवसर मिला मुझे। और मैंने निरंतर उस जीत की हासिल भी की, कमल साहब जीती वहाँ पर। और 2008 से 13 के बीच मैंने काम किया। मैं सोचता था पेयजल जीवन का एक अंग है, इसलिए मैं सबसे पहले प्राथमिकता जल को दिया। और अहिवारा विधानसभा के अंतर्गत शिवनाथ नदी का पानी अहिवारा ले गया, शिवनाथ नदी का पानी जामुन ले गया, और खारून नदी का पानी, मैं उस समय नगर पालिका चरोदा था, वहाँ 103 करोड़ का बजट दिल्ली से लाया और वहाँ पर वो कार्य प्रारंभ हुआ। जनता को पानी मिल रही है, परंतु बहुत ऐसे जगह नदी में कंपनियों के द्वारा जो दूषित पानी है उसमें नदी में छोड़े जा रहे हैं, उससे पशु पक्षी और मनुष्य के लिए घातक है। ऐसी चीज़ों को रोकना चाहिए। और विधानसभा में मैं इस विषय पर प्रश्न भी उठाया था, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, कि जो नदी में दूषित पानी जा रहा है उसको रोका जाए। और इस संदर्भ में तत्कालीन कलेक्टर महोदय ऋचा जी
एक पत्र जारी भी किया था कि इसको रोका जाए, और इस तरह से अपने क्षेत्र में एक व्यवहार न्यायालय की स्थापना की मैंने मांग किया भिलाई 3 के लिए। वो भी प्रारंभ हो गया है, बिल्डिंग बन गई है। अभी अभी इस साल मैंने जनता के हित में, हमारी जनता भाई, किसान भाई पाटन जाते थे, दुर्ग जाते थे, धमधा जाते थे, तो मैंने उप पंजीयक कार्यालय रजिस्ट्रार ऑफिस भिलाई 3 में खुलवाया हूँ, और अहवारा में भी स्वीकृति मिल गई है। वहाँ भवन भी बनेगा और निश्चित तौर पर किसानों को एक राहत मिलेगी। बिल्कुल। गजेंद्र जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूँगी, चूँकि आपने ये सिद्ध कर दिया है कि विकास को भाषणों की ज़रूरत नहीं होती, एक ईमानदार इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। तो ये आपने जब सिद्ध किया कि भाषणों से सिर्फ काम नहीं चलता, विकास होता है तो एक ईमानदार इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। ऐसे विचार कहाँ से आते हैं, कहाँ से प्रेरणा मिलती है? देखिए, मेरा तो जन्म दुर्ग में है, बचपन से पढ़ा हूँ, पहली क्लास से लेके कॉलेज तक। तो मैं ऐसा देखता था कि जो हम लोग पढ़ते थे तो हमको जो जानकारी थी कि हमारा दुर्ग जिला मध्य प्रदेश में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता था। सीपी बरार, जब मध्य प्रदेश के पहले सीपी बरार में भी हमारे दुर्ग की एक बड़ी भूमिका हुआ करती थी। बाद में जब मैं कॉलेज गया, कॉलेज जाने के बाद छत्तीसगढ़ बना, पार्षद था उसमें, जब मैं छत्तीसगढ़ नया राज्य बना तो मैं बहुत सारे शहरों में जाने के सौभाग्य मिला। स्काउट गाइड में मैं राज्य मुख्य आयुक्त था, तो लगभग छत्तीसगढ़ के सारे जिलों को मैं घूमा। हमारे बाद जो कोंडा गांव बने, हमारे बाद जो कवर्धा बने, हमारे बहुत बाद बेमेतरा, हमसे अलग होकर बेमेतरा बने, ये सारे जिला हमसे डेवलपमेंट में कहीं न कहीं बहुत आगे हो गए थे। तो मन में एक पीड़ा थी कि जो 125 साल वाला जिला आज ही मूलभूत सुविधाओं का, खेल का, चाहे ऑडिटोरियम का, चाहे शिक्षा का, जहाँ लोग पहले दुर्ग आते थे वो दुर्ग में कुछ नहीं है। तो सोचता था कि कभी ईश्वर मौका देगा तो हम ये करेंगे, वो करेंगे। आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया, दुर्ग की जनता ने हमको जिताया। तो जो मेरे दिमाग में जो पढ़ाई समय से लेके, पार्षदिक समय से लेके, जो पिछले 25 साल से जो चीज़ दिमाग में थी, वो सब चीज़ को धीरे 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 मैं उसको क्रमशः अमली जामा पहनाने काम चालू किया। 1973 का हमारा दुर्ग स्टेडियम है, और जब आईसीपी केसरी साहब जब कलेक्टर थे, छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहले कलेक्टर पोस्टेड हुए, मैं उसमें पार्षद था। एक संयोग से जब मैं किसी काम से मिलने गया, सोनमणि बोरा साहब हमारे एडीएम थे, तो बातचीत में उन्होंने बताया कि ये जो दुर्ग स्टेडियम है अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेडियम है। तो मैं इसका महत्व जाना। जब मैं छोटा था, पढ़ाई करता था, उस समय एक फ्लड लाइट मैच हुआ। उस मैच में रवि शास्त्री जी जब बॉल मारे तो बॉल स्टेडियम के बाहर आ गिरा, और संयोग वो एक चाय गुपचुप ठेला में गिरा। तो वो बातें हम लोग ध्यान, देखो छक्का मारा बाहर आया, छक्का है बाहर आया, तो ध्यान में आता था इतना बड़ा स्टेडियम है, अगर हम सरकार से बनाए, हमारे शासन पैसा देने की तैयार थी, स्टेडियम तो बन जाएगा, लेकिन खेल होगा कि नहीं होगा ये चिंता का विषय था। तो मैं बीसीसीआई को अप्रोच किया, निवेदन किया कि आप ये स्टेडियम को ले सकते हैं क्या। तो उन्होंने मेरे निवेदन को सहर्ष स्वीकार कर लिया, उनको धन्यवाद देता हूँ। एक चिट्ठी कलेक्टर मैडम को उन्होंने भेजा, तत्कालीन कलेक्टर को, कि 33 साल का हम लीज लेना चाहते हैं, और समिति बैठक हुई और पारित भी हो गया। बाद में अभी उनकी टेक्निकल टीम भी देख के आई, और लगभग जो पैमाना है जो इंटरनेशनल स्टेडियम का, वो सारे पैमाने पे हमारा दुर्ग खरा उतर रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव रहेगा। मन में एक तसल्ली रहेगी कि मैं शहर के बच्चों के लिए कुछ किया हूँ। इसके साथ साथ शिक्षा के मामले में बात करें, हम लोग जब इंजीनियरिंग की बात आती थी, उस समय पीटी एग्जाम हुआ करता था एमपी में। पीटी में सिलेक्शन के लिए या तो लोग रायपुर इंजीनियरिंग को देखते थे या बीआईटी को देखते थे। बीआईटी का इतना महत्व था हमारे शिक्षा के उसमें। और जो साइंस कॉलेज दुर्ग आज भी ए ग्रेड का साइंस कॉलेज है, अभी भी छत्तीसगढ़ में नंबर 1 का हमारा साइंस कॉलेज है, जहाँ से बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां निकली है। मैं खुद पढ़ा हूँ वहाँ से, आप खुद भी तो ये ध्यान में आया कि हम एक नालंदा परिसर दे दें। हाँ। यहाँ के बच्चों के लिए, ऊंची उड़ान के लिए। मेरे मांग पे माननीय मुख्यमंत्री साहब स्वीकार कर लिए,
ओपी चौधरी साहब जो हमारे वित्त मंत्री, बहुत उनका आशीर्वाद मिलता है। मैं उनको बोला, आप दंतेवाड़ा में एसडीएम थे साहब, आपने इतना अच्छा जवांगा बनाया, एक दुर्ग को भी दे दो करके। तो दुर्ग के लिए उन्होंने दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी बोला दुर्ग में ही क्यों करना है, पूरे प्रदेश के 11 जगह पूरे प्रदेश में नालंदा आज परिसर 11 बच्चों जगह के नालंदा लिए परिसर शुरू दुर्ग हुआ। का ए ग्रेड में है। 12 करोड़ की राशि से टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया। मेरे ख्याल से 2-4 दिन में चालू हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शहर की तो बात हो गई, अब बात गांव की कर लेते हैं। कोमल ललित चंद्राकर जी, बहुत स्वागत है आपका। दुर्ग ग्रामीण, और हमें याद पड़ता है 2023 जब कांग्रेस के एक कद्दावर नेता को आपने शिकस्त दी और ये सीट अपने नाम की। ललित चंद्राकर जी को जब मौका मिला कि आपको चुनाव लड़ना है, तो उस वक्त आपको ये लगा कि भाई थोड़ी चुनौती हो सकती है। आज आप सूबे में, आपको एक ओबीसी परिषद में आप उपाध्यक्ष हैं, ओबीसी का बहुलता यहाँ पर है, तो आप कैसे देखते हैं अपनी भूमिका इस इलाके में, प्रदेश में कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पे 30 सालों से लगातार संगठन में काम करते हुए, चाहे बूथ अध्यक्ष हो, चाहे चुनाव में जब चुनाव के समय आते थे, चाहे युवा मोर्चा महामंत्री हो, जिला अध्यक्ष हो, भाजपा का जिले के महामंत्री अभी भी हूँ मैं, और लगातार संगठन में काम करते हुए पार्टी ने मौका दिया। और एक ऐसे नेता जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़े नेता हुआ करते थे, ओबीसी, और गृह मंत्री भी थे, पीडब्ल्यूडी मंत्री थे। चैलेंज था, लेकिन चुनाव जैसे लड़ा जाता है, और पूरे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, अपने जितने भी शुभचिंतक थे, सभी ने मिल के एक बड़ा अचीवमेंट था, उसको आप सामने उसका परिणाम देखें कि करीब 17,000 वोटों से गृह मंत्री को वहाँ पे उससे जीते। और आज छत्तीसगढ़ सरकार में विष्णुदेव सरकार जी ने पिछड़ा क्षेत्र प्राधिकरण में उपाध्यक्ष बनाया, जो एक बड़ा जिम्मेदारी है, और उसमें लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। जहाँ पे पिछड़ा प्राधिकरण क्षेत्र है, जहाँ पे किसी मत से कोई जगह फंड नहीं आता, ऐसा कुछ कभी कभी होता, तो उस जगह में हम लोग इस मत से पैसा दे सकते हैं वहाँ पे विकास के लिए, और लगातार हम लोग विकास करने का काम कर रहे हैं। और दुर्ग ग्रामीण एक विधानसभा ऐसा है, वहाँ पे मिक्स है, एक तो नगर निगम भी है, विशाली नगर निगम, 54 ग्राम पंचायत आते हैं, और एक नगर पंचायत भी है। तो मिला जुला हमारा दुर्ग ग्रामीण विधानसभा है। और जनता ने जिस विश्वास और जिस भरोसे हम लोग को यहाँ चुन के भेजे हैं, उसमें लगातार हम लोग काम करते जा रहे हैं, और जनता के जो भरोसे विश्वास को हम लोग लगातार उसको पूरा करते जा रहे हैं। अभी हम लोग के पहले हमारे गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री आपके सामने थे, उसने बताया पूरे हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में कैसे विकास हो रहा है। और निश्चित तौर पे आपको बताना चाहूँगा मैं, पूरे भारतवर्ष में अगर पहली ऐसी कोई सरकार है जो अपनी संकल्प पत्र में जो घोषणा किए हुए थे, जितने भी बड़े वादे हैं उसको पूरा करने वाले 1 साल में अगर कोई सरकार है तो विष्णुदेव जी की सरकार है, जो अपने जितने भी बड़े संकल्प पत्र हैं उसको पूरा कर दिए हैं। आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं हुई है जो अपने संकल्प पत्र को पूरा 1 साल में करने हैं, और आने वाले समय में और जो कुछ जो बचे हैं उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। ये हम लोग का जनता के साथ विश्वास है, और उनके साथ पूरा करेंगे। और विश्वास पर तो दुनिया अटल है, और आगे बढ़ेंगे तो विश्वास के साथ जब काम होता है तो पूरा होता ही होता है। गजेंद्र जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूँगी। आपने खिलाड़ियों से वादा किया है वैश्विक मंच देने का, मतलब विकास को लेकर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें की जाएंगी, उनको वैश्विक मंच देने का जब वादा किया गया तो क्या क्या काम किए जा रहे हैं उसके पीछे? अभी हमने, जैसे मैंने बताया, खेल के दिशा में बीसीसीआई आएगा, कहीं न कहीं यहाँ का व्यापार बढ़ेगा, होटलें बढ़ेंगी। ये जो जानकारी है, बीसीसीआई के लोग इसको रणजी का जोनल हेड ऑफिस चाह रहे हैं, 7 स्टेट उसमें आएंगे, लगातार मैचेस होंगे, यहाँ का व्यापार बढ़ेगा। इसके अलावा जो मैंने बोला कि जो मध्य प्रदेश ज़माने से हमारे यहाँ एजुकेशन का बहुत अच्छा प्रभाव रहा है। लगभग 3.5 लाख इंजीनियर दुर्ग और भिलाई के, जो बेंगलोर और बड़े बड़े महानगर में वो बसते हैं, वहाँ काम करते, फॉरेन में भी हैं। उसके कारण क्या है कि आज घर में सिर्फ सीनियर सिटीजन्स रह गए हैं, लोग मकानों किराए में दे दिए हैं, रेंट में दे दिए हैं, और बहुत सारी समस्याएं आती है। अभी हमने एक आईटी पार्क की परिकल्पना की है।
27 कंपनियां एमयू करने की तैयार हैं, लगभग वो तैयारी में है। संभवतः 15 अगस्त के आसपास उसका इनाग्रेट हम करने वाले हैं। वो जब आईटी कंपनियां जब दुर्ग में आएंगी, उनका कहना है कि पहले 2 साल में 10,000 इंजीनियरों को हम नौकरी देने के लक्ष्य रखेंगे। आप कल्पना करिए किसी शहर में 10,000 इंजीनियर्स आपके नौकरी हम दे रहे हैं, तो उस शहर का कितना ग्रोथ बढ़ेगा। बेंगलोर सिटी को सन 2000 के पहले कोई लोग जानते नहीं थे ठीक से, लेकिन आज देखा जाए तो वो आर्थिक राजधानी के रूप मुंबई के बराबर उसका महत्व है बेंगलोर की। अपन चाहते हैं कि भिलाई स्टील प्लांट इतना बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। सारे इंजीनियर्स यहाँ से करीब 3.5 लाख से ज़्यादा इंजीनियर्स देश विदेश और शहर के बड़े महानगरों में हैं, वो वापस अपने मूल स्थान पे आए, यहाँ का डेवलप हो, उनका जो ज्ञान है, उनकी शक्ति है, वो एनर्जी यहाँ के साथ साथ रायपुर को भी जोड़ा जा रहा है। SCR स्टेट कैपिटल रीजन बन रहा है। ये रायपुर, नया रायपुर से लेके दुर्ग तक SCR दुर्ग भिलाई उसमें आ रहे हैं। आप कल्पना करिए कि ये तो मुंबई से भी बड़ा हमारा आर्थिक राजधानी बन जाएगा 10 साल बाद। बिल्कुल, चलिए इस पर दोबारा बात करूंगी। मैं डोमन लाल जी के पास आती हूँ। डोमन लाल जी, आपने सहायक शिक्षक रहे, आप सहायक शिक्षक रहे, आप शिक्षक रहे, शिक्षक से फिर राजनीति में आए। एक बार टिकट मिली, जीते, 2 बार नहीं मिली, लेकिन संयम बरकरार रहा। तो चाहे शिक्षक हो चाहे नेता हो, संयम कितना रहना चाहिए? क्योंकि अभी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए सरकार ने युक्तियुक्तकरण किया है, शिक्षकों को ट्रांसफर किया है। तो आप इस कदम को कैसे देखते हैं और शिक्षकों से क्या कहेंगे आप? आपने अच्छा प्रश्न किया है। शिक्षा जगत को ठीक रखने के लिए, करने के लिए हमारी सरकार ने एक निर्णय लिया, युक्तियुक्तिकरण। जहाँ पर दर संख्या कम थे और जहाँ शिक्षक अधिक थे, इस ऐसे स्कूलों को विलोपित किया गया है और उस शिक्षकों को जहाँ पर शिक्षक अभाव था वहाँ पर दिया गया है। निश्चित तौर पर मैं एक शिक्षक के रूप में अपने जीवन का 38 साल बिताया हूँ और इस 38 साल में हमेशा बच्चों को शिक्षा देकर अनुशासन का पाठ पढ़ा हूँ मैं, स्वयं पढ़ाया भी हूँ। निश्चित तौर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, और उनका जो विकसित भारत का जो सपना है, कल्पना है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो सोच है, उस दिशा में काम हो रहा है। और छत्तीसगढ़ जब विकसित होगा तो भारत एक दिन जरूर विकसित होगा, आत्मनिर्भर बनेगा। और इस दिशा में हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री के गारंटी को पूरा किया जा रहा है। शिक्षा जगत का होने के नाते मैंने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छे काम करने की कोशिश किया। और मैंने जब देखा, पहली बार विधानसभा का सदस्य बना, तो आज़ादी के बाद अभी तक अहवारा विधानसभा में कितने हायर सेकेंडरी इसकी गणना मैंने करवाया, तो मात्र 11 हायर सेकेंडरी स्कूल था। और मैंने 2008 से 13 के बीच में 15 हायर सेकेंडरी स्कूल 5 साल में मैंने उस क्षेत्र को दिया है। 14 हाई स्कूल दिया और भवन सब बनवाया सभी जगह। वैसी स्वास्थ्य विभाग के बारे में मैंने चिंतन किया। जीवन में स्वास्थ्य जरूरी है, इसलिए हमारे अहवारा में 30 बिस्तर अस्पताल था, उसको मैंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवर्तन किया, उन्नयन करवाया और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी खुलवाया और 23 उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन बनवाया। तो इस तरह से काम तो मैं करते गया। अभी इस साल भी मैंने करीब 130 करोड़ का राशि अपनी विधानसभा में खर्च कर चुका हूँ और अभी 10 करोड़ रुपए PWD से मिला है मुझे। 2 सड़क का स्वीकृति मिला है और एक सड़क जो है कुम्हारी से जो अहवारा जा रही है पथरिया तक, उसका मरम्मत भी होगा 45 और जब विकास होता है तो जनता का भरपूर आशीर्वाद तो मिलता ही मिलता है। मैं अपने को कभी विधायक नहीं माना, एक कार्यकर्ता के रूप में रहता हूँ और कार्यकर्ता के हैसियत से जो मेरे कार्यकर्ता साथी हैं
उनकी बात मैं ध्यान से सुनता भी हूँ। नहीं, जनता इसलिए ही चाहती है कि विधायक अपने क्षेत्र की मांग रखे। मैं आ रही हूँ गजेंद्र जी। ललित चंद्राकर जी, चूंकि वक्त थोड़ा ही है हमारे पास। ललित चंद्राकर जी, जो जिस तरीके से काम अभी दुर्ग ग्रामीण में आपने अंतर क्या देखा है पहले के समय अब के समय, आप क्या क्या बताना चाहेंगे कि इस करीब 1.5 साल में आपने क्या किया और आप सरकार से और क्या चाहते हैं अपने इलाके के लिए? क्या है, नई शुरुआत को नए तरीके से करना चाहिए। पुराना क्या हुआ हम उसको सब भूल चुके हैं। पुराने सरकार में हमको क्या करना है, अपनी सरकार को क्या करना है, और जनता जो आशीर्वाद हम लोग को दिए हैं उसमें लगातार काम रहे। सबसे पहले जो मूलभूत सुविधा होती है, पानी, बिजली, रोड, इसमें बड़े पैमाने पे हम लोग काम कर रहे हैं। और आपको दुर्ग ग्रामीण में जाएंगे तो आपको ये सब दिखने को मिलेगा। हमारी बड़ी जो समस्या जो था क्षेत्र में पिछले 5 सालों में, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये मूलभूत हर समान व्यक्ति की एक बड़ी चीज़ है। तो हमारा प्रयास है शिक्षा सबको मिले सामान्य, सबको स्वास्थ्य समान मिले, और इस ओर हमारी सरकार बड़ी उपलब्धि की और बड़े और की ओर काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि 70 साल से ऊपर जितने भी वो जो लोग हैं, बड़े जो बुजुर्ग हमारे हैं, जो सियान हैं, वो चाहे किसी धर्म जाति के हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, उन सब के लिए 70 साल से ऊपर उनके 5 लाख रुपया तक का प्रति व्यक्ति हर साल उनका इलाज होगा। वो कहीं भी इलाज करा सकते हैं अपना। और शिक्षा की बात, अभी हमारे यहाँ दुर्ग ग्रामीण में 7 नए स्वामी आत्मानंद स्कूल का अभी नया हुआ है, हमारे यहाँ खुला है। और उसमें नए भवन के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है, हम लोग भी काम कर रहे हैं। और नए लोगों को, क्योंकि हमारा क्षेत्र किसान कृषि क्षेत्र भी है, तो किसान कैसे आगे बढ़े, आर्थिक रूप से कैसे मजबूत हो, इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और उसका असर आप क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। और आने वाले समय में जो दुर्ग ग्रामीण की जो कल्पना हम लोग किए हैं, एक छत्तीसगढ़ और पूरे भारतवर्ष में दुर्ग ग्रामीण का एक नक्शे में एक अलग ही नज़र आएंगे, आप सबको दिखेगा। निश्चित तौर पर, और ये ज़रूरी भी है। आप लोगों से जो सवाल किए उससे साफ तौर पर पता ये चलता है कि क्या क्या आपके क्षेत्र में विकास हो रहे हैं और आने वाले वक्त में और क्या क्या नया देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आप तीनों का ही। तृप्ति, ओवर टू यू। शुक्रिया। हमारे साथ में जुड़े गजेंद्र यादव, दुर्ग शहर से विधायक, और चंद्राकर जी, ललित चंद्राकर जी और डोमनलाल कोरसेवाड़ा जी। ये वो पीढ़ी है, अलग अलग दुर्ग में राजनीति की अलग अलग पीढ़ी है जिन्होंने हमारे साथ अपने इलाके में विकास का रोड मैप साझा किया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।